एक्सरसाइज 11.3 है, उसमें ना मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, इस किस्म के फंक्शन जो है ना ए प्लस बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा ए प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी ए प्लस बी कॉस सी थीटा प्लस डी या रेसिप्रोकल इनके, तो इनको कहते हैं साइनोसाइडल फंक्शन। तो इनमें जनरल फंक्शन जो है, जनरल फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल फंक्शन कौन सी है? एफ ऑफ थीटा बराबर ए प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी। इसमें ए जो है वो वर्टिकल शिफ्ट है अलोंग वाई एक्सिस और डी जो है एम्पलीट्यूड है, यानी कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव, और पीरियड जो है वो 2π/c। अब चूंकि ए प्लस डी साइन सी थीटा प्लस डी ये जनरल फॉर्म है, तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा कम से कम -1 और ज़्यादा 1 होती है, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी मॉड आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की ए माइनस बी मॉड। बस ये फार्मूले याद रखने, आसान से सवाल। एंड एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस साइन एक्स। अब इसमें ए 3 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो बी इज इक्वल टू -1। तो मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी मॉड 3 प्लस -1 का मॉड में प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी का मॉड 3 -1 का मॉड, -1 का मॉड 1 नहीं आता, लेकिन इस माइनस की वजह से -3 -1 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस साइन 2x। तो हमने सिर्फ ये ए 3 बी 1, बस ये ए और बी की वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल एम से भी ज़ाहिर कर देना है और मिनिमम वैल्यू को स्मॉल एम से, ये भी थोड़ा सा याद है। तो अब ए प्लस बी मॉड 3 + 1 तो वो 4 आएगा, ए माइनस बी मॉड 3 - 1 2 3 - 1 2 आओ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस साइन 5x प्लस पाई। तो ए 1/2 है, बी 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू एम ए प्लस बी मॉड 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 को आंसर क्या आएगा 3/2। लेकिन मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी मॉड 1/2 - 1 मॉड 1/2 - 1, तो 1 में से 1/2 गए तो -1/2, तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल 3/2 प्लस कॉस एक्स माइनस π/4। तो ए इसमें 3/2, बी इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी मॉड 3/2 + 1, यानी कि मॉड में तो वो प्लस ही रहेगा, 3/2 + 1 दोनों वैल्यू 2 3 + 2 मतलब 3 + 2 5/2 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी मॉड 3/2 - 1, 3/2 - 1 का एलसीएम 2 3 - 2 1/2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - 3 cos 2x। तो ए 1 है, बी -3, ए प्लस बी मॉड 1 प्लस -3 मॉड में प्लस हो जाएगा 1 + 3 4, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी मॉड 1 -3 मॉड, तो -3 तो मॉड में तो प्लस होगी, लेकिन ये 1 - 3 तो मिनिमम वैल्यू -2 आ रही। सिक्स पार्ट जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + 2 साइन x प्लस π/6। तो ए 1 है, बी 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ए प्लस बी मॉड 1 + 2 मॉड वो 2 ही रहेगा, 1 + 2 3 आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी मॉड 1 - 2, तो मॉड में 2 ही रहेगा, 1 - 2 - 1 मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/10 - 2 sin 3x। तो सपोज हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ एफ उसको एफ डैश एक्स या जी ऑफ एक्स किसी से नोट कर रहे हैं, 10 - 2 3 sin x। तो अब ये तो सीधा है, तो इसमें ए 10 है, बी -2 है, तो इसकी अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ डैश एक्स क्या आएगी, ए प्लस बी मॉड इज इक्वल 10 + -2 प्लस होएगा 10 + 2 12। अब मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, यानी कि जो नया हमने एफ डैश एक्स फंक्शन लिया है उसकी ए माइनस 10 - 2 तो 8 आ जाएगी। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल है ना, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगी। तो एम जो मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स है वो 1/m है, यानी कि ये जो है इसकी जो मिनिमम वैल्यू उसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, तो इस तरह 1/8 बन जाएगी। इसी तरह यानी कि अब एम जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1/m जो नया फंक्शन एफ डैश एक्स लिया था उसकी मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड कर देना है। यानी कि बस ये बात याद रखनी कि जो रेसिप्रोकल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को उलट कर दें तो वो मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, और मैक्सिमम की उलट करें तो मिनिमम को उलट करें तो मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/m
7 प्लस 3 कॉस माइनस 2x। तो कॉस में माइनस खत्म हो जाती है, 1/7 प्लस 3 कॉस 2x। तो नाउ जी ऑफ एक्स रेसिप्रोकल ऑफ एफ ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3f, यानी कि इसका रेसिप्रोकल उसका नाम दे जी ऑफ एक्स। तो इसमें a3 है, a7 है, b3 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि जो न्यू फंक्शन हमारा बना है जी ऑफ एक्स, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को m डैश कह दे a प्लस बी मॉड। तो a प्लस बी मॉड का मतलब 7 प्लस 3, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ न्यू फंक्शन जो है जी ऑफ एक्स उसकी 10 आ गई, और न्यू फंक्शन की मिनिमम वैल्यू a माइनस बी मॉड 7 माइनस 3 4 आ जाएगी। तो अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1/m डैश, यानी कि जो न्यू फंक्शन की मिनिमम वैल्यू थी उसको उलट करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो m डैश जो मिनिमम वैल्यू वो 4 है, तो 1/4 पहला जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स था उसकी मैक्सिमम वैल्यू बन। इस तरह मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी क्या होगी 1/m डैश, यानी कि जो नया फंक्शन बना है उसकी m डैश 1/10। तो ये जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/5 माइनस 3 cos 3x माइनस 1। तो इसका रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन जी ऑफ एक्स वो क्या होगा 5 माइनस 3 cos 3x माइनस। तो इस जो न्यू फंक्शन लिया उसमें a जो है 5 है और b माइनस 3 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स उसको m डैश से ज़ेर करते हैं a प्लस बी मॉड 5 प्लस माइनस 3, तो वो a प्लस 3 8 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू a माइनस बी मॉड 5 माइनस माइनस 3 मॉड में माइनस खत्म नहीं, लेकिन ये माइनस आ जाएगी, तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगी। तो ये तो जो रेसिप्रोकल लिया था, तो ओरिजिनल फंक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या एफ ऑफ एक्स क्या होगी 1/m डैश, यानी कि उलट हो जाएगी। उसकी मिनिमम वैल्यू जो है उसको उलट करेंगे तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो 1/m डैश यानी कि इसकी जो मिनिमम थी 1/2, तो ये मैक्सिमम वैल्यू बन गई जो ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स था। इस तरह मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको 1/m डैश, तो 1/8, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस ऑफ सर्टेन सिटी वेरीज थ्रू आउट द डे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये फंक्शन यानी कि T ये T जो है टेम्परेचर ये टाइम है 13/2 sin π/60 minus π/9 plus 15 where T is the time in hours when T is equal to 0 corresponding to midnight। तो फाइंड पहला क्या है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, और बी जो है फाइंड द टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9 आवर यानी कि 9 ए है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन फंक्शन ये है कि टेम्परेचर और टाइम 13/2 sin π/60 माइनस π/9 प्लस 15 ये गिवन है। अब टेम्परेचर जो सेल्सियस में और टाइम आवर में है, तो हमने फाइंड करना मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो अब हमारे पास जो है ये a जो है 15 है और b जो है 13/2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी मॉड, तो 15 प्लस 13/2 2 एलसीएम आ गया, तो 15 2 30 30 प्लस 13 43/2, इसको डिवाइड कर 21.5 डिग्री सी, यानी कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। अब मिनिमम क्या होगा a माइनस बी मॉड, तो 15 a है ये हमें पहले पता है, माइनस 13/2 इनको माइनस किया 15 2 30 30 में से 13 ये तो 17/2 8.5 सी, तो ये मिनिमम वैल्यू। पहला क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट ये था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसका दूसरा पार्ट ये कि टेम्परेचर एट 9, यानी कि जब टी जो है 9 आवर यानी कि 9 AM हो तो फिर क्या होगा, तो सिर्फ हमने टी सी बजाय 9 पुट कर देना है। ये 13/2 sin π/6 टी की जगह हमने 9 पुट कर दिया, और कोई मसला नहीं। 3 2 3 3 3p/2 बन जाएगा। ये 3p/2 प्लस माइनस π/9, इन दोनों का एलसीएम जो 18 लिया 27 9 3 और 2 पाई, 27 में से 2 पाई गया 25 π/2 18 बन जाएगा। अब ये 13/2 sin 25 π/18 प्लस 15, तो 25 π/18, इसको जब हमने पाई को 180 पुट करना है ना, तो 10 बन जाएगा। 25 से मल्टीप्लाई को 250, 13/2 sin 250 प्लस 15, 250 की वैल्यू जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनती है, तो इसलिए ये नेगेटिव आएगी। तो 13/2 माइनस 0.939 यानी कि ये कैलकुलेटर प्लस 15। अब इसका 2 एलसीएम यानी कि इसके नीचे 13 को आगे मल्टीप्लाई करते हैं ना इससे, तो माइनस 12.216 यानी कि 13 को नीचे 2 आगे, अब 2 पे डिवाइड कर दें माइनस 6.108 प्लस 15 15 इस माइनस किया तो 8.89 सी, यानी कि आफ्टर 9 AM ये टी व्हेन 9 AM पे जो है ना टेम्परेचर 8.89 सी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3
A man on the top of a 100-meter high lighthouse is in a line with two ships on the same side of it, whose angle of depression from the man are 17 degree and 19 degree respectively. Find the distance between the ships. सपोज ये लाइट हाउस है और यहाँ पर वो मैन जो है वो खड़ा है, तो उसकी हाइट जो वो 100 मीटर है। तो इधर से एक शिप आ रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है। तो यहाँ से जब वो देखता है तो इसका 17 एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ऊपर से नीचे को जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो 17 सी पे बनाता है, यानी कि यहाँ पर जो शिप है, और जो यहाँ आगे उसके करीब है वो 19। तो जितना एंगल 17 इधर बनेगा उतना इधर, ये असल में होते हैं अल्टरनेट एंगल होते हैं, यानी कि दोनों पैरेलल साइड को जब एक लाइन कट करते हैं तो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 17 बनेगा, यहाँ पर भी 19 और यहाँ पर भी 19 बनेगा। तो इस तरह यानी कि बहरहाल वो इधर है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 17 और 19 इधर है। तो इन दोनों शेप से एक बी और सी मुकाम पर है, उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम अगर इस शक्ल को देखें तो इसमें दो ट्रायंगल बनती हैं, एक का नाम है ADB और दूसरी बड़ी है ADC। तो पहले हम ट्रायंगल जो ABD है ना उसमें कंसीडर करते हैं ABD। इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस निकाल लेते हैं, तो टेंजेंट 19 लेंगे, यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट 19 इज इक्वल टू AD, ये AD है, नीचे AB ये वाला। तो AB इधर आ जाएगा टेंजेंट 19 और AD की वैल्यू मैंने 100 पुट कर दी। अब टेंजेंट 19 0.344 है, तो 100 पे डिवाइड किया तो 290.42 मीटर, यानी कि AB का डिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा 290.4 मीटर। अब हम बड़ी ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, वो टेंजेंट 17, इसमें ये तो ये परपेंडिकुलर और यहाँ तक AC जो है वो इसका डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ A से लेकर C था। तो अब AD की वैल्यू तो 100 है, 100 ओवर 17 AC आ जाएगा, AC को इधर लेकर है और टेंजेंट नीचे डिवाइड कर दिया। टेंजेंट 17 की वैल्यू 0.3057, 100 पे जब डिवाइड किया तो 327.085। अब यहाँ से लेकर AC का डिस्टेंस वो भी हमें पता चल गया और ये AB का भी डिस्टेंस पता चल गया। तो AC में से AB निकाले तो BC आ जाएगा, यानी कि शिप्स का दरमियानी डिस्टेंस। तो BC यानी कि डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, वो कैसे आएगा टोटल AC माइनस AB बाकी। तो AC माइनस AB, AB की वैल्यू AC की वैल्यू ये हमारे पास है 327.085 माइनस और AB की वैल्यू 290.42 मीटर। तो अब इन दोनों को माइनस किया तो 36.66 मीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन शिप्स 36.66 मीटर है। क्वेश्चन 4, P and Q आर 2 पॉइंट्स इन लाइन विद द ट्री, यानी कि 2 पॉइंट्स एक ट्री की लाइन में है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन P and Q बी 30 मीटर and the angle of elevation of the top of a tree at P and Q are 12 degree and 15 degree, find the height of a tree। अब हमने ये ट्री लिया है, उसका नाम दिया RS, इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है और ये 2 पॉइंट्स इसकी सीध में, एक Q है एक P है। P जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से 12 डिग्री है ट्री तक, और यहाँ से अगर थोड़ा सा और चाल की इधर है तो वो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री है। लेकिन इन दोनों पॉइंट के दरमियान उसने दिए डिस्टेंस दिए हमें 30 मीटर। तो हमने ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो इसमें भी 2 ट्रायंगल्स हैं, एक का नाम है SRQ और एक बड़ी है SRP। तो अब पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं SRQ। इसमें क्या होगा, टेंजेंट 15 इज इक्वल टू ये SR ओवर RQ, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, और SR ये हमारी ट्री की हाइट है। तो ये SR जो है इधर ही लिखें, RQ को मल्टीप्लाई करें तो SR इज इक्वल टू RQ टेंजेंट 15, ये हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब दूसरी ट्रायंगल में आ जाते हैं, उसका नाम है P, यहाँ से शुरू करना है PRS में जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये सारा बेस है। तो टेंजेंट 12 जो है ये सारा SR ओवर RP या PR बन जाएगा। अब SR जो है वो किसके आगे, टेंजेंट 12 इंटू PR। तो PR जो है वो उसके 2 हिस्से हैं, एक RP है दूसरा QP है। तो RQ तो उसी तरह लिखें, लेकिन QP की वैल्यू हमारे पास 30 है, इसलिए RQ प्लस 30 इंटू टेंजेंट 12। अब ये जो है इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, दोनों SR के इक्वल है, यानी कि ट्री हाइट है। तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो फिर हमें ये RQ की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अब जब कंपेयर करेंगे तो RQ टेंजेंट 15 इज इक्वल टू RQ प्लस 30 इंटू टेंजेंट 12। RQ के साथ टेंजेंट 12 को मल्टीप्लाई कर दे तो RQ टेंजेंट 12 प्लस 30 टेंजेंट 12 आ जाए। अब PQ टेंजेंट यानी कि 15 माइनस टेंजेंट 12
तो ये आर क्यू जो है ना, यहाँ पर भी आर क्यू, यहाँ पर भी, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये दोनों में कॉमन आ गया तो आर क्यू टेंजेंट 15, ये दूसरी माइनस टेंजेंट 12, बाकी इधर सिर्फ 30 टेंजेंट 12 आ जाएगा। 30 टेंजेंट 12 इसको हम फिर लिख सकते हैं पी सॉरी आर क्यू इज इक्वल टू 30 टेंजेंट 12 ओवर टेंजेंट 15 माइनस टेंजेंट 12। ये 30 टेंजेंट 12 इसकी वैल्यू टेंजेंट 15 की भी मैंने बड़ी सारी लिख दी है, और टेंजेंट 12 की, इन दोनों को माइनस किया और टेंजेंट 12 की कैलकुलेटर यूज करने और उसको टेंजेंट 12 की वैल्यू को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6.3766968685 आंसर आए। अब इन दोनों को माइनस करने की सिर्फ टेंजेंट 15 और टेंजेंट 12 की वैल्यूज है, डायरेक्ट भी काट दें तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब ये 6.37 के ऊपर 0.055 को डिवाइड किया तो 115.1181,412, तो ये आर क्यू का आंसर आ गया। किसका? आर क्यू का आंसर हमारा कितना आ गया? 115.1181,412। अब हमने हाइट फाइंड करनी एस आर, तो एस आर की ये फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम देखें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 उसमें क्या है कि एस आर किसकी इक्वल है? आर क्यू टेंजेंट 15, तो आर क्यू की वैल्यू हमने ये लिख ली, आर क्यू की ये वैल्यू 115.1181,412 और क्रॉस टेंजेंट 15। अब कैलकुलेटर यूज करना है और 115 को टेंजेंट 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 30.84 मीटर, तो ये एस आर का मतलब है हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री ये आ जाएगी। Question number 5. A giant Ferris wheel has a diameter of 60 feet. The lowest point of the wheel is located 6 feet above the ground. The wheel completes one full revolution every 80 seconds. अब उसका A part है model and equation that represent the height ht of a rider on the Ferris wheel at any given time. इनकी पहले इक्वेशन बनानी, फिर फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइडर, और तीसरी बात जो फाइंड द हाइट ऑफ द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 35 सेकंड। अब हमें डायमीटर ऑफ फेरस व्हील लिया हुआ 60 फीट, इसका मतलब रेडियस जो 30 फीट हो जाएगा, और पीरियड उसने 80 सेकंड का है, तो 2 पाई ओवर सी इज इक्वल टू 80, तो सी की वैल्यू 2 पाई ओवर 80 पाई ओवर 40 आई। एम्पलीट्यूड डी जो है वो जितना उसका रेडियस होता है ना, वो उसकी एम्पलीट्यूड होती है, तो 30 मीटर होगी, और सिंस लोएस्ट पॉइंट इज 6 फीट अबव द ग्राउंड, सो तो एक इसके बराबर है 6 प्लस बी। जब ये 6 यानी कि अबव द ग्राउंड है ना व्हील, जो भी फेरस व्हील है, लेकिन उसका रेडियस 30 यानी कि उसकी एम्पलीट्यूड, तो 6 प्लस बी 6 प्लस 30 36, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू 36 से बी की 30 है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? एच एफ टी यानी कि हाइट एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ए माइनस बी कॉस सी टी, या ऐसे लिख सकते हैं या माइनस बी कॉस सी टी प्लस ए, या सी की वैल्यू जो हमने निकाली ना पाई बाई 40, तो माइनस बी हमारे पास 30 है, माइनस 30 कॉस पाई बाई 40 टी प्लस ए की वैल्यू 30 है, यानी कि ए की भी हमने निकाली थी बी की भी, तो ये हमारी मॉडल इक्वेशन बन गई। अब उसका पहला क्वेश्चन तो ये था कि उसकी मॉडल इक्वेशन फाइंड करें, फिर दूसरा उसका ये था कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइडर वो कितनी होगी? डायमीटर, वो एक तो डायमीटर ऑफ फेरस व्हील हो जाएगा यानी कि जितना वो ऊंचा बनेगा, प्लस लोएस्ट पॉइंट ऑफ व्हील अबव द ग्राउंड यानी कि मैक्सिमम हाइट, एक तो डायमीटर 60 यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा 60 फीट है, और प्लस 6 फीट वो ज़मीन से है, तो इसलिए उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 66 फीट आ जाएगी। अभी इसका आगे तीसरा पार्ट करते हैं। अब हाइट ऑफ द राइडर आफ्टर 35 सेकंड हमने फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास मॉडल इक्वेशन बनाई है हमने, माइनस बी कॉस 5/40 टी प्लस ए जो है 36 है, बी माइनस 30 है, टी हमने 35 सेकंड की उसकी हाइट फाइंड करनी है राइडर की, तो ये टी की बजाय 35, पाई की बजाय 180 पुट कर दिया है, तो 180 की 0 से 0 2 2 2 9 9 को 2 पे डिवाइड किया 4.5 क्रॉस 30 इनको मल्टीप्लाई किया 157.5, अब माइनस 30, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है इस वजह से कॉस की वैल्यू माइनस आ गई, माइनस 0.92 प्लस 36, अब इनको मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस 27.72 आ गए मल्टीप्लाई करने पर प्लस 36, तो इन दोनों को जब प्लस किया तो 63.72 फीट उसकी हाइट होगी एट 35 सेकंड। अब इसकी थोड़ी सी ये शक्ल बना के मैं दिखाता हूँ कि कैसे, कि ये जो पूरा व्हील था वो 6 फीट अबव है, यहाँ से लेकर ज़मीन से 6 फीट अबव है, और इसका डायमीटर 30 है, यानी कि डायमीटर 60 है तो रेडियस इसका 30 हो जाएगा, इस वजह से इसका ए जो है
ये 6 + 30, तो ए की वैल्यू 36 आई है। और बी जो है उसकी एम्पलीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ज़्यादा ज़्यादा कितनी होती है, 30 होती है। और उसी वैल्यूज़ में जब हम मॉडल इक्वेशन जो है हमारे पास ये वाली, अगर इसमें हम टी की वैल्यू यानी कि 40 पुट करें तो वो इसकी 66 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइट इसकी कितनी बनती है, 66। तो ये इसकी जो है ना यानी कि 35 पे इसकी जो आई है 35 से अगर यहाँ से लेकर 63.72 मीटर यानी कि ये भी ग्राफ से है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कितनी है यानी कि जो टोटल हाइट है वो कितनी बनी है, ये असल में 60 उसका ये सारा है डायमीटर और 6 ये तो 66 इस तरह बनी है। तो बहरहाल ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 40 सेकंड पे यानी कि हाइट उसकी अबव होगी। Question number 6, a child is playing on a swing in a playground. The height ht of the swing sheet above the ground in meter at time t in second is modeled by the function. ये function भी h of t is equal to 1.5 plus 1.2 sin 3 pi t. What is the maximum height reached by this swing sheet? यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी हाइट पर जा सकती है। What is the minimum height reached by the swing? How long does it take for the swing to complete one full back एंड फोर्थ मोशन यानी कि एक पीरियड के लिए वो जो है कितना टाइम लेता है। एट डी है एट व्हाट टाइम डज द स्विंग सीट्स फर्स्ट रीच एट अ हाइट ऑफ 2.12 मीटर। हाँ जी, अब हमें फंक्शन उसने दिया एच एफ टी इक्वल टू 1.5 प्लस 1.2 साइन 3 पाई टी। तो मैक्सिमम हाइट कैसे हम फाइंड करते हैं, मैक्सिमम हाइट होता है ए प्लस बी मॉड, इसमें ए 1.5 है और बी 1.2 है तो वो प्लस ही है, तो दोनों प्लस करेंगे तो 2.7 मीटर मैक्सिमम हाइट। और मिनिमम हाइट वो क्या होता है ए माइनस बी मॉड, ये तो बिल्कुल इजी, तो फार्मूला 1.5 माइनस 1.2 दोनों को माइनस किया तो 0.3 मीटर। तो ये अब दो इसकी पार्ट हो गए, एक मैक्सिमम हाइट और दूसरा मिनिमम हाइट। तीसरा ने कहा कि फॉर पीरियड उसका फाइंड करना यानी कि टोटल कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए वो कितना टाइम लेता है। तो पीरियड के लिए 2 पाई ओवर सी इज इक्वल टू 3 पाई होता है, तो सी इज इक्वल टू 3 पाई सॉरी सी इधर चलेगा 3 पाई इधर, तो सी इक्वल 2 पाई बाई 3, 3 पाई से पाई कहेगा 2/3 सेकंड इसका, यानी कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए, ये वन कंप्लीट चक्कर के लिए जो है उसका पीरियड टाइम कितना होगा 2/3 सेकंड। अब चौथी बात उसने ये पूछी थी कि एट व्हाट टाइम डज दिस स्विंग सीट फर्स्ट रीच एट अ हाइट ऑफ 2.12 मीटर, यानी कि 2.12 मीटर की हाइट में कितने सेकंड में ये कब पहुंचता है, टाइम बताना है। तो अब ये कल वही फंक्शन लिखा तो 2.12 मीटर आगे हाइट और 1.5 1.2 साइन 3 पाई टी, ये 3 पाई टी क्या है, साइन यानी कि उसकी वैल्यू फाइंड यानी कि साइन की वैल्यू 3 पाई टी। अब टी हमने फाइंड करना है कि किस टाइम पे उसने 2.12 मीटर हाइट पे पहुंचे, तो ये 1.5 इधर आके माइनस हो गया, इसको माइनस किया तो 0.6 1.2 को डिवाइड किया साइन 3 पाई टी, साइन 3 पाई टी इज इक्वल टू 0.517, 3 पाई टी इज इक्वल टू 0 साइन इनवर्स 0.5167। लेकिन ये डिग्री में है, इसको रेडियन में चेंज करना है। उसकी वजह यह है कि ये 3 पाई टी रेडियन में दिया हुआ था, इसलिए ये जो मैंने पहले निकाला ना वो इसका साइन 0.5167 उसका जो आंसर है उसको फिर रेडियन में चेंज किया। रेडियन में चेंज करने के लिए एक आसान तरीका ये भी होता है कि उसको 0.0175 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मसलन ये जो है साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स 0.5167, तो ये इसका जो आंसर आया ना ये वाला 31.11, इसको मल्टीप्लाई करना 0.0175 से, या पाई बाई 80 वो भी होता है लेकिन ये ज़्यादा ईजी है, तो ये 0.55 यानी कि इस तरह का आंसर 0.545 रेडियन यानी कि इस तरह भी। तो 3 पाई टी ये जो है 0.545 रेडियन में आ गया, तो टी इज इक्वल टू 0.545 ओवर 3 पाई। अब 3 पाई पे जब हमने डिवाइड करना है इसको तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 0.058 सेकंड या 0.05 सेकंड, यही कि इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कार्निवल राइड consists of a vertical wheel with a diameter of 40 feet. The center of the wheel is 28 feet above the ground. The wheel rotates at a constant speed and takes 120 seconds to make one complete revolution. Model an equation that describe the height
of a rider on the wheel as a function of time t. How high is the rider from the ground after 90 seconds? At what time will be the rider 36 feet above the ground? अब डायमीटर ऑफ द व्हील उसने 40 फीट दिया है, तो रेडियस उसका कितना होगा 20, यानी कि हाफ हो जाएगा ना, तो ये बी है, यानी कि उसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा कितनी है बी 20। अब अबव द ग्राउंड उसका सेंटर जो है ना वो 28 फीट उसने कहा है, तो इसका मतलब है जमीन से जो उसका डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, लेकिन वैसे वो रेडियस मिलाए तो 28 बनता है। इस लिहाज से अबव द ग्राउंड जो सेंटर है सर व्हील का वो 28, इसलिए एक ही वैल्यू, यानी कि अगर ऐसे व्हील बना हुआ है और ज़मीन से यानी कि इसका सेंटर की बुलंदी जो है वो कितनी है 28 है, तो इसका मतलब ये तो 20 इसका रेडियस है और 8 इस ज़मीन से अबव, तो इस तरह यानी कि एक ही वैल्यू 28 है। अब पीरियड उसने किया बताया कि 120 सेकंड फॉर 1 रेवोल्यूशन, तो 2 पाई ओवर सी की वैल्यू 2 पाई ओवर 120 हो जाएगी, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 260, तो 26 तो पाई ओवर 60 इसकी सी की वैल्यू होगी। Since rider go wrong upward direction, फंक्शन हम इस तरह ले सकते हैं एच टी इज इक्वल टू ए माइनस बी कॉल सी टी, या सी की वैल्यू ये पाई बाई 60 टी लिख लेते हैं, तो ये इसकी मॉडल इक्वेशन बन जाएगी एच ऑफ टी इज इक्वल टू 28 माइनस 20 कॉज पाई बाई 60 टी। तो पहला तो ये हमारा काम था कि उसकी मॉडल इक्वेशन बनानी थी, वो बन गई। दूसरी अब हाइट ऑफ द राइडर आफ्टर 90 सेकंड, तो टी की बजाय हमने 90 फुट काट देना है, तो 28 माइनस 20 ये वाला कॉल पाई बाई 60 टी की बजाय क्रॉस 90 0 से 0 काट गया, तो इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो 3 3 जा और 3 2 जा, तो ये 28 माइनस 20 कॉस 3 पाई बाई 2 कॉस 3 पाई बाई 2 जो है असल में 270 होता है, तो कॉस 270 0 होता है, तो 28 माइनस 0, तो वो 28 फीट हाइट ऑफ द राइडर होगी एट 90 सेकेंड। अब तीसरी बात उसने पूछी थी कि टाइम व्हेन द राइडर इज 36 फीट अबव द ग्राउंड, जब यानी कि वो जमीन से 36 फीट ऊंचा है, तो यानी कि 200 का तो उसको टाइम कितना लेगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन तो है ना एच टी इज इक्वल टू 28 माइनस 20 कॉस पाई ओवर 60 टी, तो अब हमने उसकी हाइट जब 36 हो जाती है, यानी कि कोई उसमें सीट बैठा है, तो 36 हाइट फीट हाइट पे उसकी टाइम कितना लगेगा, तो 28 माइनस 20 कॉल 60, इसको रेडियन में डिग्री में 180 ओवर 60, तो 3t सिर्फ बच जाएगा, ये 36 में से 28 गए 8 ओवर 24, ये भी माइनस इधर आ गया, इसको मजीद डिवाइड करना 2 10 2 4 जा, तो -4 ओवर 10 माइनस 0.4, तो 3d इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.4 माइनस 0.4, तो ये 113.5781, यानी कि ये कॉस इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर यूज करना है, तो t इज इक्वल टू इस सारे के ऊपर 3 को डिवाइड किया, तो टाइम उसका 37.8 सेकंड, यानी कि अब ये मसला है कि इसके दो टाइम हो सकते हैं जब उसकी हाइट 30 यानी कि 36, अगर सपोज ये ऐसे वो व्हील जो है जमीन से ऐसे मूव कर रहा है ना ऐसे करके, तो पहले फर्ज करो यहाँ पर उसकी 36 फीट हाइट है, तो 36 फीट हाइट है, तो उसको चूंकि कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए 120 सेकंड लगते हैं, तो अब 120 सेकंड यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते उसको 37.86, तो जो इधर यहाँ से लेकर फिर दोबारा इधर आएगा, तो यहाँ पर भी उसकी हाइट जो है 36 फीट ही होगी। इस वजह से यानी कि यहाँ पर जब होगा तो जब शुरू करेगा तो यहाँ पर जाएगा तो 37.86, लेकिन जब घुमा के भी फिर इधर आएगा यानी कि यही बंदा, तो उसकी हाइट तो 36 ही रहेगी, लेकिन उसका टोटल पीरियड 120 कंप्लीट के लिए था, तो ये बाकी तो बच जाने, इसलिए 120 में से 37.86 माइनस कर दें तो 82.14 सेकंड, यानी कि इस टाइम पे भी वो 36 फीट हाइट भी होगा और 82.14 सेकंड पर भी वो 36 फीट हाइट भी होगा। Question number A. Suppose the temperature T in degrees Fahrenheit of Lahore city in the month of December throughout the day can be modeled by equation T is equal to 64 plus 8 sin pi by 12 and to T minus 8, where T is the time in hour. The temperature oscillates 8 degree above and below an average temperature of 64 degree. Find the temperature at T is equal to 9 hours, यानी कि सुबह के 9 बजे। Here at what time the temperature will be maximum? Calculate the maximum टेम्परेचर। अब फंक्शन हमें दिया हुआ है t इक्वल टू 64 प्लस 8 साइन पाई बाई 12 t माइनस 8।
हमने टेम्परेचर नोट करना है एट टी इज इक्वल टू 9 आवर, यानी कि इस टी की बजाय हमने 9 पुट कर देना, तो 64 प्लस 8 साइन पाई बाई 12, 9 माइनस 8, क्योंकि टाइम उसने 9 आवर पे था, तो ये 9 माइनस 8 सिर्फ 1 बच जाएगा, तो साइन पाई बाई 12, साइन पाई बाई 12 की यानी कि 180 ओवर 12 करके उसको जब करेंगे ना तो उसकी साइन की वैल्यू कैलकुलेटर से 0.2588 आ जाएगी। अब 64 प्लस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.07, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 66.07 फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर आएगा एट 9 AM या T1 इज इक्वल टू 9 आवर्स। अब सेकंड पार्ट ये था कि एट व्हाट टाइम टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब है कि यानी कि साइन पाई बाई 12 टी माइनस 8, यानी कि साइन की वैल्यू जब 1 हो, यानी कि साइन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है, तो इसलिए इस सारे को हम 1 रखेंगे, लेकिन ये साइन जब 90 हो तो फिर 1 होता है, तो इस वजह से पाई बाई 12 टी माइनस 8 इज इक्वल टू 90 लिख लिया, यानी कि ये थीटा जो था वो 90 की इक्वल है। अब टी माइनस 8 इसको 12 ओवर पाई कर दिया, पाई के बजाय 180, तो ये 0.092 तो ये सिर्फ क्या आ गया, टी इज इक्वल टी माइनस 8 इज इक्वल टू 6 आ गया, तो टी इज इक्वल टू 6 प्लस 8 14 आवर या 2 PM, यानी कि 12 से आगे 2 PM पे या तो 14 आवर। तीसरा हमने इसका फाइंड करना था मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम के लिए हमारे पास फार्मूला m इज इक्वल टू a प्लस बी मॉड, तो a की वैल्यू हमारे पास 64 और b मॉड की वैल्यू हमारे पास 8 है, 64 प्लस 8 72, f हमारा आंसर आ जाएगा। Question number 9. Suppose the population of a coastal city follows the sinusoidal pattern due to seasonal migration. The population of the city over the course of a year can be modeled by the equation. ये equation on the P of t, population in times 70,000 plus 10,000 called pi by 60 minus pi by 2, where P of t is the population at time t is not time in months, where t is equal to, with t is equal to 0 corresponding to January 1st, where t denoted the months in a year. तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट t इज इक्वल टू 7 मंथ, यानी कि 7वें महीने में, और दूसरा फाइंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन। अब मॉडल इक्वेशन उसने दे दिए, पॉपुलेशन इन टाइम मंथ में 70,000 10,000 कॉल पाई बाई 60 माइनस पाई बाई 2, तो पॉपुलेशन एट t इज इक्वल टू 7 मंथ, तो यानी कि ये जो टी है ना यहाँ पर हमने 7 पुट कर देना, बाकी सारा सेम सवाल, तो इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये 7 पाई 2 3 3 पाई, तो बाकी उसी तरह 70,000 प्लस 10,000 कॉल 7 में 3 का 4 पाई बाई 6, पाई की 180 वैल्यू रखी तो वो बन जाएगा 12 यानी कि वो 6 3 से 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 120, कॉल 120 चूँकि सेकंड पार्ट है इसलिए माइनस वैल्यू हैगी, माइनस 0.5, यानी 0.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 5,000 आ गया, 70 में से 5,000 गया तो 65,000 पॉपुलेशन एट द 9 मंथ। अब दूसरा उसका ये था कि फाइंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो हमारे पास अब ए जो है 70,000 और बी जो है 10,000 है, तो मैक्सिमम क्या होता है, m इज इक्वल टू a प्लस बी मॉड 70,000 प्लस 10,000, तो 80,000 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ